चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है तीन वर्ड, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बैंक की बात करते हैं। बैंक क्यों? बैंक का मतलब यहाँ पे सिंपल आपको ये याद रखना है कि बैंक का मतलब बैंक अकाउंट। जैसे आप जब बिजनेस में कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हो, तो वो जो बैंक होता है ना, जिसमें आप पैसे डालते हो और उसका जो बैंक अकाउंट आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हो, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक का मतलब वही है कि आप जिस बैंक में अपना बैंक अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हो। रिकॉन्सिलिएशन रिकॉन्सिलिएशन का जनरल मीनिंग होता है सही करना, सुधार करना, मैचिंग करना। मतलब दो लोगों के बीच अगर कोई मतभेद है तो उसको रिकनसाइल करना। एक आदमी कहता है कि 5 + 4 = 9 और दूसरा कहता है 5 + 3 = 9, तो उसको रिकनसाइल करना। समझ में आया आपको बात? स्टेटमेंट का मतलब अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अकाउंट्स और एक होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी पार्टिकुलर डेट को प्रोड्यूस करना स्टेटमेंट कहलाता है। अकाउंट का मतलब सिंपल होता है कि किसी खास पीरियड के लिए कुछ अकाउंट किया गया है। जैसे अगर मैं कहूं कि बिजनेस ने एक साल में 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, जो प्रॉफिट अर्न किया है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से डिनोट करता है। तो हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बेसिकली आप ये सीखेंगे कि किसी पार्टिकुलर डेट को, रिमेंबर माय वर्ड, पार्टिकुलर डेट को, किसी पार्टिकुलर डेट को आपके बुक में, बिजनेसमैन के बुक में बैंक का बैलेंस, जो वो बैंक बैलेंस मेंटेन करता है, जो बैंक अकाउंट मेंटेन करता है जिस बैंक के साथ, तो बिजनेसमैन के बुक में बैंक अकाउंट का बैलेंस और बैंक के बुक में बिजनेसमैन का बैलेंस, मतलब उसके बैंक का बैलेंस, दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है, मैच नहीं करती है। उसी को हम मिलाते हैं और उसी को हम रिकनसाइल करना भी कहते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स है, कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे कि इस चैप्टर को, आपको 10 मिनट का चैप्टर है, 15 मिनट का मुश्किल से, आपको एक बार में याद हो जाएगा सारी चीजें कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्म। तो उसमें सबसे पहले आता है कैश बुक। एज यू ऑल अवेयर कि कैश बुक आपने किया ही है। कैश बुक एक लेजर फॉर्म में आता है और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है वो, और प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि वो लेजर के पर्पस को सर्व करता है। तो कैश बुक का सिंपल मतलब क्या है? कैश बुक का सिंपल मतलब है कि एक लेजर फॉर्मेट में अकाउंट्स मेंटेन करना, जिसमें जो भी कैश बैंक की रिसिप्ट होती है उसको डेबिट साइड में मेंशन करना विथ देयर नेचर, एंड क्रेडिट साइड में जो भी पेमेंट गए हैं बैंक से या कैश से उसको रिकॉर्ड करना, और एट द मंथ, एट द ईयर एंड, एट द क्वार्टर एंड उसको बैलेंस करना। ठीक है, चलिए। तो कैश बुक का मतलब होता है यहाँ पे एमोंग अदर थिंग, मतलब एमोंग अदर थिंग का मतलब कैश बुक और कुछ तो है ही है, बट एक बुक ऑफ बिजनेस है फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। पासबुक और बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट क्या मतलब होता है? जो लिखा हुआ है मींस बुक्स रिटेन बाय द अकाउंट होल्डर इन व्हिच बैंक रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ कस्टमर विद बैंक। मतलब पासबुक कुछ नहीं होता, आप जो बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो उसको बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, आपको एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ कि आपके कितने बैलेंस है, आपने कब कब पैसे जमा किए, कब कब पैसे निकाले हैं, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना बैंक चार्जेस कटा है, ये सब की स्टेटमेंट पासबुक के फॉर्म में दे देता है। जनरली होता कुछ नहीं है, जो बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता है, जो अकाउंटिंग जितनी भी होती है आपकी, उसका मिरर होता है, कॉपी करके आपको पासबुक के रूप में दे देता है। ठीक है, तो ये होता है पासबुक। बैंक बुक भी कहते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा, सबसे पहली बात, फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, किसी एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस डेबिट द बैंक अकाउंट इन हिज बुक एंड बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट इन देयर बुक। मतलब कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, सपोज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कोई भी एक सेम ट्रांजेक्शन होगी जब उसकी अकाउंटिंग बिजनेस के बुक में होती है, तो बिजनेस बैंक को डेबिट करता है। सपोज अगर बैंक को डेबिट कर रहा हो तो राइट नाउ उसी समय उसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक उसको क्रेडिट करेगा। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जर्नल एंट्री कस्टमर के बुक्स में, कस्टमर का मतलब है हमारा यहाँ पे बिजनेस, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक किया आपने, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक को डेबिट किया। हम रूल पे नहीं जाएंगे क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। अब अगर बैंक इसको रिकॉर्ड करेगी तो बैंक कैश को डेबिट करती है, अब जाना पड़ेगा रूल पे, क्योंकि बैंक के पास कैश आ रहा है और कैश रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है, और कस्टमर को क्रेडिट किया क्योंकि कस्टमर गिवर है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यही होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, सेम ट्रांजैक्शन के लिए जब बिजनेस अपने बुक्स में बैंक को डेबिट करता है तो उसी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक बिजनेस के अकाउंट को क्रेडिट करता है, और अगर कस्टमर क्रेडिट करता है बैंक को किसी ट्रांजैक्शन के लिए तो फिर बैंक कस्टमर को डेबिट करता है अपने बुक्स में। मतलब उल्टा होता है, अगर बिजनेस डेबिट करेगा तो मतलब बैंक फिर उसको क्रेडिट करेगा, और बैंक अगर डेबिट कर रहा है तो फिर जो कस्टमर है, जो बिजनेस है, वो उसको डेबिट करेगा, ठीक है, मतलब क्रेडिट करेगा। आप समझ रहे हो ना, उल्टा डेबिट क्रेडिट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैंक बैलेंस इज नथिंग अदर देन आइदर। अब हम कहते हैं बैंक बैलेंस है। अब बैंक बैलेंस देखो दो ही हो सकता है, या तो बैंक में आपका पैसा जमा हो जिसको हम कैसेट बैंक कहते हैं, या तो फिर आपने बैंक से पैसे ले रखे हो। अब बैंक से पैसे ले रखे होंगे तो लोन होगा, नो, समटाइम इट्स नॉट नेसेसरी। लोन तो पहले से ही लायबिलिटी होती है आपकी, ठीक है, बट समटाइम करंट अकाउंट होल्डर को, जो आपका जनरली यूजुअली बिजनेस का बैंक में बैलेंस होता ही है, कैसेट बैंक होता ही होता है, बट किसी सिचुएशन के लिए जैसे बिजनेस का फंड कम पड़ जाए, उस हाँ, बिजनेस क्या करता है कि बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कभी मेरे बैंक में बैलेंस कम हो और मुझे किसी को पेमेंट करना हो और मैं चेक इशू कर दूं, तो आप उस चेक का ऑनर कर देना, मतलब पेमेंट कर देना, हम आपको 2-3 दिनों में फंड लौटा देंगे, या 1 महीने में फिर फंड, क्योंकि हमारा जो भी सेल्स होता है आप ही के बैंक अकाउंट में होता है। इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ये एक फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड की जाती है जनरली। तो फिर हमने क्या सीखा कॉन्सेप्ट 2 में, बैंक बैलेंस इज नथिंग अदर देन आइदर कैसेट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा आपका, नहीं तो कैसेट बैंक होगा, या तो कैसेट बैंक होगा, नहीं तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, कैसेट बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हैज वेरियस नोमेनक्लेचर। अब ये कैसेट बैंक को, बैंक ओवरड्राफ्ट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या मतलब है इसका। तो आज हम कैसेट बैंक को कहने वाले, मतलब कहे जाने वाले सारे वर्ड को सीख लेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी सीख लेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, कैसेट बैंक को बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कैसेट बैंक का क्या मतलब है, बैंक में आपका बैलेंस है तो बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब हुआ कि मेरे बैंक में है बैलेंस, कैश बुक में अगर बैलेंस है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी आप कह सकते हो, सेम ही मतलब है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकते हो आप, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी कह सकते हो, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकते हो। अच्छा, फेवरेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? फेवरेबल का मतलब होता है आपके हित में। बैंक, अगर आपने बैंक अकाउंट खुलाया करंट अकाउंट, तो आपका हित क्या है कि बैंक में पैसे होने चाहिए। कभी भी किसी का हित ओवरड्राफ्ट तो नहीं हो सकता। तो सिंपल सा मतलब है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब कैसेट बैंक, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब कैसेट बैंक। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक को आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी बोल सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी कहते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कौन चाहता है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट हो, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन स्टार्ट करेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये है, तो आपको इसके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख कर आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख कर आएगा, क्या आएगा, तो आपको मतलब होना चाहिए याद इसका, ठीक है। और भी ना, अब हम आते हैं मेन चैप्टर पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने इस नोट्स में, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, मैंने इस नोट्स में वर्ड बाय वर्ड समझाया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बैंक का सीधा मतलब है बैंक अकाउंट, आपके बुक में बैंक अकाउंट, जो कि आप कैश बुक में मेंटेन करते हैं जनरली, ठीक है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैचिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द पासबुक थ्रू एडजस्टिंग रीजन फॉर डिफरेंस। आपको जब रीजन ऑफ डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या रीजन है, तो आप रिकंसिलिएशन करते हो पासबुक के बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस को। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। सपोज बैंक में आपका बैलेंस 100 रुपए है, कैश बुक में भी 100 रुपए दिख रहा है और पासबुक में भी 100 रुपए दिख रहा है। सपोज कल बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया 10 रुपए का, आपको तो पता नहीं चलेगा जब तक कि मैसेज नहीं आएगा या पासबुक अपडेट करा कर नहीं लाओगे, बट बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, वो पूछेगा नहीं आपसे। तो कल के डेट में अगर कोई भी जाएगा पूछेगा कि बैंक बैलेंस कितना है, तो कैश बुक वाला यानी बिजनेसमैन क्या बताएगा, 100 रुपए, बट बैंक क्या बताएगा, इंटरेस्ट का क्या अमाउंट बोला था मैं भूल गया, 10 रुपए बोला होगा, तो 110 रुपए, ठीक है। तो 110 रुपए, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गई, ठीक है। यही डिसएग्रीमेंट का पता करना होता है। तो हमने तो पहले ही एग्जांपल में बोला कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक है 100 रुपए, ठीक है।
और इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक 10 रुपए, और पासबुक का बैलेंस है आपका 110 रुपए। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, बैलेंस मतलब कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब एडजस्ट कहाँ करनी है आपको? कैश बुक में करनी है, क्योंकि उसने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आगे हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली कैश बुक में 10 रुपए जोड़ दोगे, 10 रुपए जोड़ दोगे, तो फिर जो इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, 110। तो उसके आगे लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पे मेन चीज जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिए। जो ये आप करते हो ना एडलेस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता, ये आप स्टेटमेंट के फॉर्म में कर रहे हो, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक में एंट्री करके चेंज होती है या एडजस्टमेंट होती है। तो आप कभी भी यहां ये मत करने की कोशिश करना कि हमें गलती को सही करना है, आपको सिर्फ रिकंसिलिएशन करना है। आगे पॉइंट क्लियर करेगा इस चीज को, ठीक है। अगर ये बात नहीं भी समझ आई होगी मतलब रिकंसिलिएशन का मतलब, तो आप आगे समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था मैं जंप कर रहा हूं। ओके, स्टेटमेंट का देखिए, स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है ये पार्टिकुलर डेट। अच्छा, मैं स्टेटमेंट का एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको। आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होता, वो अकाउंट्स होता है, ठीक है। और उसके डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। डेबिट में एंट्री में 2 लिखा जाता है, क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। बट जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वो कोई अकाउंट नहीं होता, वो एक पार्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, इसलिए उसको स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस करने का सबसे बढ़िया रीजन है, अकाउंट्स हमेशा किसी पीरियड के लिए होता है, से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एटसेट्रा। स्टेटमेंट किसी पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। इसलिए अगर आपने गौर करा होगा तो पीएनएल अकाउंट के हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सो एंड सो, एंड नीचे लिखा होता है फॉर द पीरियड एंडिंग सो एंड सो, मतलब इस पीरियड का, फॉर द मंथ एंडिंग। बट बैलेंस शीट में एज एट या एज ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस डेट को बैलेंस से है। आज के डेट में मेरे पास 2 करोड़ बैलेंस है, क्या पता मैं कल खर्च कर दिया, तो इसीलिए वो ऑन ए पार्टिकुलर डेट बनाया जाता है। तो देखिए, स्टेटमेंट का मतलब ऑन ए पार्टिकुलर डेट। सिंस इट इज स्टेटमेंट देन इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन सम पार्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पीरियड। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सिंस इट इज ए स्टेटमेंट इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड लाइक अकाउंट, बिल्कुल नहीं। Whatever adjustment made in the statement does not affect books of account। जो कि रिकंसिलिएशन में मैंने बताया आपको, स्टेटमेंट में आप कुछ भी एडलेस करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मीन्स इट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैचिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बिजनेस इन हिज बुक, बुक का मतलब कैश बुक, एंड विद द पासबुक मेंटेन्ड बाय द बैंक, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, रीजन फॉर डिफरेंसेस। अब पता करना है कि कारण क्या। एक तो मैंने बता ही दिया, इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया गया था, बट इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो 2 डिफरेंस होता है मेन, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा होता है एरर एंड ओमिशन। टाइमिंग डिफरेंस मैं पहले समझा देता हूं आपको। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ऑल दोज डिफरेंसेस जो टाइम के कारण, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब कैश बुक में कैश बुक मतलब बिजनेस का बुक, पासबुक मतलब बैंक का बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड होने का टाइम उस ट्रांजैक्शन का और बैंक में रिकॉर्ड होने का टाइम उस ट्रांजैक्शन का डिफरेंट होता है। पहला एग्जांपल, सपोज मैंने किसी पार्टी को चेक इशू कर दिया, वो अपने बैंक में जाकर उस चेक को डिपॉजिट कर देगा। आपको पता है, अकाउंटिंग करिए आपने, जब आप चेक इशू करते हो तो पार्टी को डेबिट कर देते हो और बैंक को क्रेडिट कर देते हो, मतलब इमीडिएटली आपने, बिजनेस ने अपने बुक से बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर दिया। सपोज चेक इशू करने से पहले 1000 का बैलेंस था, आपने 100 रुपए का चेक इशू कर दिया, आपका कैश बुक जो रिवाइज इस ट्रांजैक्शन के बाद, चेक इशू करने के बाद 900 हो गया। बट क्या बैंक में 900 हुआ? क्या बैंक में 900 हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बैंक में तब तक 900 नहीं होगा जब तक वो बंदा चेक को डिपॉजिट नहीं करेगा और उसका बैंकर, हमारे बैंकर से वो पैसे ले नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हुआ टाइमिंग डिफरेंस, बट ये कोई गलती नहीं है, ऐसा तो होता ही है, तो इसको हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो टाइमिंग डिफरेंस के कारण होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। दूसरा है एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का मतलब होता है कोई गलती कर दी आपने, जैसे आपको एंट्री करना था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक को डेबिट करना था, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक को डेबिट करना था जिस अमाउंट से, आपने उस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ तो डबल इंपैक्ट आ गया ना। अगर 100 रुपए का बैलेंस था और हमें बैंक में जमा करा 10 रुपए, तो हमारा 110 होना चाहिए था, जबकि क्रेडिट हो गया 90 हो गया, यानी कि 20 रुपए से। तो जब भी कभी एरर होता है साइड का, डेबिट क्रेडिट साइड का, तो डबल इंपैक्ट हो जाता है, डबल डिफरेंसेस हो जाते हैं। और ओमिशन क्या होता है? सीधी सी बात, अकाउंटेंट इतना आलसी है कि उसने फील्ड बॉय को पैसे दे दिए 10,000, बोला बैंक में जमा करा दो। फील्ड बॉय ने बैंक में जमा भी करा दिया, व्हाट्सअप भी कर दिया, स्क्रीनशॉट, जो पे स्लिप होता है, पेन स्लिप जो जमा कराते हैं, एक्नॉलेज करता है बैंक आपको कि आपने बैंक में पैसा जमा करा है, बट उसने एंट्री नहीं करी। ये ओमिशन हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक को डेबिट कर दिया बट जिस पार्टी से चेक मिला था उसको क्रेडिट नहीं किया, या कैश को क्रेडिट नहीं करा।
तो इस केस में भी ओमिशन हो सकते हैं। तो ओमिशन आपको अच्छे से पता है, ओमिशन दो तरीके की होती है, एक पार्शियल होता है और एक कंप्लीट होता है। पार्शियल में कोई एक एंट्री कर देते हैं और कंप्लीट में दोनों एंट्री, दोनों पक्षों की रिकॉर्डिंग छोड़ जाते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। टाइमिंग डिफरेंस आर दोज ट्रांजेक्शन व्हिच हैज डिफरेंट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक एंड पासबुक। तो देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एनालिसिस देखिए यहाँ पे, हियर कैश बुक विल शो लेसर बैंक बैलेंस देन पासबुक ओनली फॉर शॉर्टर पीरियड फॉर से 2-3 डेज। लेसर बैलेंस शो करेगा, बिल्कुल आपके पास जितना भी बैलेंस था, आपने चेक को जैसे ही इशू करा तो बैंक बैलेंस आपके बुक्स में घट गया। Because in 2-3 days the person to whom check has been issued will present the check for payment, then bank will record the transaction and consequently balances of cash book and passbook will got tallied। जैसे 1 लाख रुपए बैलेंस था, 10,000 का चेक इशू कर दिया, हमारे में तो 90,000 हो गया, बट वो बैंक में जैसे ही बंदा जाएगा और बैंक से विड्रॉ करेगा हमारा बैलेंस चेक के थ्रू, वो अपने बैंक अकाउंट में डालेगा ट्रांसफर, या हमारा बैंकर जब भी उसको ट्रांसफर करेगा बैंक के भी बैलेंस 90,000 हो जाएंगे अनटिल अनलेस ये चेक बाउंस ना हो। तो टाइमिंग डिफरेंस है ना दोनों में रिकॉर्डिंग का। एरर एंड ओमिशन में देखते हैं। एरर एंड ओमिशन के अंदर, ड्यू टू रॉन्ग एंट्री मेड बाय बैंक और बिजनेस इन देयर रिस्पेक्टिव बुक। अच्छा यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि रॉन्ग एंट्री हम भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी कर सकता है और बैंक भी कर सकता है। पहली बात मान लीजिए, प्रैक्टिकली बैंक बहुत कम करता है मिस्टेक, ठीक है, आप मिस्टेक ज्यादा करते हो, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, कैश बुक विल शो लेसर बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट देन बैलेंस अपीयर इन पासबुक बाय ट्वाइस ऑफ द अमाउंट। डेफिनेटली 1 लाख रुपए बैलेंस था, ये सब ट्रांजेक्शन होने से पहले, दोनों में, कैश बुक और पासबुक में। आपने बैंक में पैसा जमा कराया 10,000 रुपए, तो आपको बैंक को डेबिट करना चाहिए था, तो आपका कैश बुक में 1,10,000 हो जाता, ठीक है। बट आपने क्या करा, बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो आपने 1 लाख से कम करके 90,000 कर लिया अपना बैलेंस, तो ट्वाइस अमाउंट से हुआ डिफरेंस डेफिनेटली। से बिफोर कमिटिंग, एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, से बिफोर कमिटिंग द एरर द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वर एज फॉलोज। बैंक का बैलेंस था 100 रुपए, कैश बुक का भी मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक 100 रुपए थे, डेबिट और क्रेडिट। रॉन्ग क्रेडिट ऑफ बैंक, 10 रुपए क्रेडिट किए गए आपके कैश बुक में और पासबुक में 10 रुपए क्रेडिट किए गए, क्योंकि पास जो कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो जमा हो गए ना, ठीक है। तो रिवाइज्ड बैलेंस आफ्टर कमिटिंग एरर, 110 आ गया बैंक का और आपका आ गया 90। एरर ऑफ ओमिशन आर दोज एरर दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन। मतलब वो देख लिया ना हम, फिर ओमिशन में आ गए। ओमिशन का मतलब होता है एरर और ओमिशन आर दोज एरर दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन कैश बुक और पासबुक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड का मतलब कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा आपने, दोनों पक्षों की रिकॉर्डिंग छोड़ दी, रिकॉर्डेड इन ओनली कैश बुक ऑफ कैश कॉलम। और ऐसा भी हो सकता है पार्शियल केस में कि आपने सिर्फ कैश के डेबिट कॉलम में लिखा होगा, मतलब बैंक के कॉलम में, और कैश के क्रेडिट से मतलब हटा दिया, जो काउंटर एंट्री होती है ना, तो उसमें दोनों डाले जाते हैं। हियर कैश बुक विल शो लेसर बैलेंस देन द पासबुक, डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एनालिसिस ऑफ फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप तैयार है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। याद रखिएगा 2 डिफरेंसेस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, एरर एंड ओमिशंस, ठीक है। अच्छा, कमीशन एरर भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं। कमीशन एरर का मतलब होता है आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे और सपोज आपने 1 लाख 1 जीरो ज्यादा डाल दिया, तो सारे डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है एज लाइक स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं एज ऑन, क्योंकि पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है तो एज ऑन लिखना होगा। पहला कॉलम पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम डिटेल्स, तीसरा कॉलम अमाउंट्स। देखिए सबसे पहले आता है स्टार्टिंग पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एक क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा और नहीं तो कोई इंडिकेशन दी हुई रहेगी। उसके बाद आप एड लेस करते हैं, मैंने कुछ फिगर डाले हैं इलस्ट्रेटिव। उसके बाद अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो फिर बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। रिमेंबर माय वर्ड, मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक है तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। अगर सिचुएशन ऐसा आ गया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करा और अगर ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ गई तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी आ सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा। डेबिट क्रेडिट डिपेंड करता है, ठीक है। रीजन ऑफ डिफरेंस से आप एडलेस करते हैं और आपको नेट फिगर आ जाता है, मैच कर जाता है। ये दोनों जो बैलेंसेज होते हैं क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से दिया जाएगा। बहुत सारे नाम थे ना, आप देख लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहाँ पे है आपका, ये बहुत सारे नाम दिए रहेंगे आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी फ्रॉम कैश बुक और पासबुक, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मतलब डेबिट बैलेंस पर कैश बुक भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक भी हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट का? इज दैट व्हेन रिकंसाइलिंग द बैलेंस एड और लेस आर बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट आइदर इन कैश बुक और पासबुक। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए
तो बहुत अच्छे से समझ गए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। दो भाई है, एक के पास 3rd फ्लोर तक की बिल्डिंग है, दूसरे के पास 2nd फ्लोर तक की बिल्डिंग है। अब मैं बीच में जाकर बोल रहा हूँ कि तुम दोनों बराबर हो जाओ, तो इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो एक भाई जो 3rd फ्लोर वाला है वो अपना 2nd फ्लोर तक कर ले तोड़ के, या तो फिर दूसरा जिसका 2nd फ्लोर है वो 3 फ्लोर तक खींच ले अपने बिल्डिंग को। आपने देखा दोनों के पास ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये होता है, अगर मैं उसको बोलूं कि जो भाई का 3rd फ्लोर है सिर्फ चेंजेस वही कर सकता है अपने स्ट्रक्चर में, सिविल स्ट्रक्चर में बिल्डिंग के, तो आप क्या कहोगे कि सर अब तो बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन नहीं दिया। आपने 3rd फ्लोर वाले को बोला कि चेंज तू ही कर सकता है, तो फिर चेंज क्या करेगा वो? 2nd फ्लोर तक ले आएगा, डिमोलाइज कर देगा 3rd फ्लोर को। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब यही होता है। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रहा है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रहा है, तो जो ऐड और लेस करना है ना, आपको कैश बुक में ही करना है, एक्चुअली नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, स्टेटमेंट में। आपको ऐड लेस कैश बुक में ही करना है, बैंक बुक में नहीं कर सकते। अच्छा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला 100 रुपए डेबिट बैलेंस एज पर 100 रुपए कैश बुक का बैलेंस है और 100 रुपए पासबुक का बैलेंस है। 10 रुपए इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया, और आपको मैंने बोला कि ये इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन के पास नहीं है, आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। स्टार्टिंग पॉइंट लेना है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसको दो तरीकों से ठीक किया जा सकता है। एक, कैश बुक का 100 बैलेंस है, पासबुक का 110 हो चुका है इंटरेस्ट के बाद, तो या तो कैश बुक में मैं 10 जोड़ दूं तो 110 हो जाएगा, या तो फिर मैं पासबुक से 110 में से 10 माइनस कर दूं तो पासबुक 100 हो जाएगा, कैश बुक ऑलरेडी 100 है। तो आपने देखा यहां पे भी आपके पास दो चॉइस है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये बता देगा कि दोनों में से कौन सा एडजस्टमेंट आपको करना है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक आपको लेना है स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कैश बुक में चेंज करने हैं। तो कैश बुक आपका 100 है, पासबुक आपका 110 है, तो आप कैश बुक में 10 रुपए जोड़ दोगे। अगर यही बोलता कि बैलेंस एज पर पासबुक लेना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको पासबुक से माइनस करना पड़ता 10 रुपए कैश बुक से मैच करने के लिए। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टार्टिंग पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। से ऑन पार्टिकुलर डेट द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 100 एंड इन द पासबुक 110, वन कैन से टू रिकंसाइल द बैलेंस आइदर रिड्यूस ₹10 फ्रॉम पासबुक, डेफिनेटली जो अभी हमने बात करी, add ₹10 in the cash book. Here it is become necessary to find whether in which book, cash book or passbook, we should make the add less adjustments. तो यही सिग्निफिकेंस है उसका। Hence, it is a starting point in which you have to make the adjustment of add or less. Are you getting my point? करेक्ट। इंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? आंसर में दिया रहता है, यही मैच करेगा। जैसे अगर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट, तो पासबुक होगा इंड पॉइंट, बट डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस विल फ्लक्चुएट। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, देन द इंड पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी पासबुक। मैंने यहाँ डेबिट क्रेडिट यूज नहीं करा। Note, we know debit balance as per cash book is equal to credit balance as per passbook. If the starting point is debit balance as per cash book is given, then the end point shall be balance as per passbook, but not necessarily as credit balance. It may show debit balance as per passbook too. Reason मैंने बता दिया ओवरड्राफ्ट के केस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। इस स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, जिंदगी में कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिंक। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है। सेकेंड, आपको क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। देयर आफ्टर एज्यूम द बैलेंस बिफोर रीजन ऑफ डिफरेंस इज 100 इन कैश बुक एंड पासबुक। आपको इमेजिन कर लेना है कि दोनों में के बैलेंस 100 रुपए हैं। आप 1000 भी मान सकते हो, लाख भी मान सकते हो, लेकिन मैं 100 ही मानता हूं, ठीक है। इमेजिन कर लेना। उसके बाद इमेजिन द एडजस्टमेंट दैट कुड हैव डन अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ डिफरेंस गिवन। आपको यह पता करना है कि जब एरर हुआ था या कोई एडजस्टमेंट हुई थी, जो ट्रांजैक्शन डिफरेंस दिया जा रहा है, वो जब हुई होगी तो क्या हुआ होगा कैश बुक में और पासबुक में। बहुत ईजी होता है, अभी देखकर आपको लग रहा होगा हार्ड, आगे हम एग्जांपल के थ्रू कर लेंगे। फाइंड द न्यू बैलेंसेस ऑफ एज्यूम्ड कैश बुक एंड पासबुक इन आफ्टर एडजस्टमेंट इन स्टेप 4। अब जो आपने एडजस्टमेंट कर ली कि ऐसा हुआ था, तो उसके बाद 100 रुपए आपने लिया था पहले, उसके बाद एडजस्टमेंट सोची आपने, तो उसके बाद रिवाइज बैलेंस आएगा ना। अगर बाय द वे डिफरेंस दिया हुआ है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक, तो 100 आपने इमेजिन करा होगा। अब थर्ड स्टेप में
फोर्थ स्टेप में आपने इमेजिन किया होगा एडजस्टमेंट क्या हुई होगी, तो पासबुक में ऐड हुआ होगा 10 रुपए, तभी तो इंटरेस्ट क्रेडिट होकर 110 हो गया होगा उसका बैलेंस। तो अब पांचवे में आपको पता करना है फाइंड आउट द न्यू बैलेंस ऑफ एज्यूम्ड कैश बुक। तो कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं इंटरेस्ट क्रेडिट होने से, क्योंकि उसको पता नहीं है, तो कैश बुक का 100 ही रह गया, बट बैंक बुक का पासबुक का 110 रुपए हो गया। अब 6, कंपेयर द न्यू बैलेंसेस अमॉन्ग कैश बुक एंड पासबुक कैलकुलेटेड इन स्टेप 5 एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। तो कैश बुक में 100 है, पासबुक में 110 है, तो आप 110 माइनस 100 करोगे, क्या होगा, 10 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है। 7, नाउ ऐड और लेस द डिफरेंसेस फाउंड इन स्टेप 6 टू स्टार्टिंग पॉइंट। आपको ऐड और लेस करना है इस डिफरेंस को स्टार्टिंग पॉइंट में। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो रिमेंबर कैश बुक का 100 है और पासबुक का 110 है, तो आप कैश बुक में मतलब 10 रुपए ऐड कर दोगे तो 110 हो गया। बस यही करना है आपको। पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन सो एज टू मैच द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अगर पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो 10 रुपए माइनस करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 100। ठीक है, चेक इशू करा है और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 100। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने फॉर्मेट बना लिया। स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है। ठीक है। स्टेप 3 में एज्यूम करेंगे कि 100 रुपए दोनों का बैलेंस हो। एज्यूम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 100 रुपए इसका हो गया और 100 रुपए इसका हो गया। स्टेप 4 में क्या कहा था कि जब ट्रांजैक्शन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ तो क्या हुआ होगा, कैश बुक में ही हुआ होगा जो हुआ होगा, क्योंकि बैंक बुक में तो तब होगा जब बैंक में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो एज सुन एज चेक वाज इशूड बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक ओनली। ठीक है, consequently बैंक बैलेंस हैज बीन reduced in the cash book, but since check was not yet presented for payment, bank has not yet debited the customer account. करेक्ट। तो हमने कैश बुक से 10 रुपए माइनस कर लिए, तो हमारा, और पासबुक में हमने कुछ भी नहीं करा। स्टेप 5 में आते हैं, क्या कहा था इसने, फाइंड द न्यू बैलेंसेज ऑफ एज्यूम कैश बुक एंड पासबुक आफ्टर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के बाद न्यू बैलेंस क्या है, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। पासबुक का क्या है, 100 माइनस नथिंग, तो 100, यानी कि कैश बुक का रिवाइज बैलेंस 90 है और पासबुक का 100 है। अब स्टेप 6 में आपको डिफरेंस देखने हैं, तो क्या है डिफरेंस, कैश बुक शॉर्ट बाय 10, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पासबुक एक्सेस बाय ₹10। 7वें में क्या कह रहा है, 7वें में कह रहा है कि आपको ऐड और लेस करना है, किस में करना है, स्टार्टिंग पॉइंट में, सो एज टू मैच द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब देखिए 90 रुपए कैश बुक का है, 100 रुपए पासबुक का है। अब इसको मैच करना है तो या तो 90 में 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो फिर 100 में से, पासबुक में से 10 को माइनस कर दीजिए। बट आपको याद है स्टार्टिंग पॉइंट में करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, कैश बुक। तो हम कैश बुक में क्या कर सकते हैं, इसको, कैश बुक का 90 है, पासबुक का 100 है, तो हम 90 में 10 को जोड़ देंगे। देखिए इसको रटना भी बहुत आसान है, आपको बहुत सारे टीचर चार्ट दे देते हैं या बुक्स में लिखी होती है, ऐसा होगा तो ऐड कर देना, ऐसा होगा तो लेस, बट कॉन्सेप्ट को समझ के सीखिए, और कोई टफ नहीं है, आसानी है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैश बुक में करनी है तो हम 90 में 10 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 और 100। जस्ट यही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए अब कुछ देखते हैं एनालिसिस। नाउ विद द सेम एग्जांपल लेट अस सॉल्व इट बाय अज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टार्टिंग पॉइंट। अब मास्टर आया इसका, मतलब ब्रह्मास्त्र, जिससे अब क्वेश्चन ने तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक लेना है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक आ गया, डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक आ गया, क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा 4 ही बैलेंस आ सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, या तो डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक आएगा, नहीं तो क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक आएगा, या तो क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक आएगा, या तो फिर डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक आएगा। तो हमने चारों लिख लिए यहाँ पे, डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक, डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक। अब देखिए प्लीज नोट दैट, ये तो आपको पता ही है, डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक, और क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक का क्या मतलब होता है, डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मास्टर चार्ट में आपको अब दिखाता हूं, जिसका बड़े ध्यान से आप समझना, और ये समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं मास्टर चार्ट। हमने क्या लिया है, 1000 रुपए, यही एग्जाम्पल लिया हमने, देखो यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 100 रुपीज, ठीक है, और हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक लेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक लेंगे, डेबिट बैलेंसेस पर पासबुक लेंगे, और क्रेडिट बैलेंसेस पर पासबुक लेंगे, और सॉल्व करेंगे। चलिए मास्टर चार्ट पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक और डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस पर
कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। स्टेप 3 हमको एज्यूम करना है बैलेंस, तो हम सब में 100 का एज्यूम कर लेंगे, 100, 100, 100 और 100, ठीक है। न्यू और अब हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो एडजस्टमेंट क्या हुए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान रखने के लिए। क्या ट्रांजैक्शन हुआ था मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रांजैक्शन लिया है हमने ये, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रिमेंबर, चेक इशूड करते हैं, आपको यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, चेक जब इशूड करते हैं और जो प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं होता उसकी एंट्री सिर्फ कैशबुक में ही हो सकती है, क्योंकि पासबुक में अगर हो जाए, पासबुक में बैंक करती है, जब बैंक ने उसको डेबिट कर ही दिया उस कस्टमर के अकाउंट को चेक इशू से, तो फिर डिफरेंस आएंगे ही नहीं ना। तो फिर आपको ये समझ लेना है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ कैशबुक में होगी जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है, क्योंकि आपने मेयरली चेक इशू किया, हो सकता है आपके प्रेमाइसिस से वो बंदा निकला भी नहीं हो, ठीक है। तो एज सुन एज चेक वाज इशूड, बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड इन कैशबुक ओनली, consequently bank balance has been reduced in the cash book, but since check was not yet presented for payment, bank has not yet debited the customer account। तो ये जो दो कॉलम है फर्स्ट से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी में एडजस्टमेंट होगी। क्या होगी? -10 हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे, मतलब बैलेंस रिड्यूस हो जाएंगे। पासबुक में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पासबुक में बैंक वाले को कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है, अभी तो बस चेक इशू हुआ। रिवाइज बैलेंस स्टेप 5 में हमने क्या सीखा था कि इमेजिनरी फिगर, जो आपको एज्यूम्ड फिगर है 100, उसमें क्या एडजस्टमेंट हुआ होगा ऐसा डिफरेंस होने से, जो रीजन ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ये सब रीजन ऑफ डिफरेंस है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसको एडजस्ट करने से रिवाइज बैलेंस क्या आता है? ऑफ कोर्स कैशबुक का चेंज होगा बट पासबुक का चेंज नहीं होगा। तो पासबुक का दोनों का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100 और 100 है, बट कैशबुक का 90 और 110 हो गया। अच्छा, ये 110 कैसे हुआ? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस पहले से ही चल रहा था। जब आपका क्रेडिट बैलेंस पहले से ही पासबुक कैशबुक में चल रहा है, तो अब तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट 110 हो गई ना। सपोज आपने 100 रुपए किसी से ले रखे हैं, 10 रुपए और ले लिए, चेक इशू किया तो लिए ही ना पैसे, क्योंकि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो अपने बैंक से, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? 110 रुपए। अब देखते हैं, डिफरेंस पता करना है। तो कैशबुक पहले सिचुएशन में जब डेबिट बैलेंस पर कैशबुक लोगे तो कैशबुक सॉर्ट कर रहा है कितने से? 10 रुपए से, यानी कि कैसेट बैंक है, बैंक में पैसा है, बट बैंक के अकॉर्डिंग 100 होगा, बट हमारे अकॉर्डिंग 90 होगा। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक अगर लेंगे हम, तो कैशबुक इंक्रीजेज बाय ₹10, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी बुक में 110 रुपए दिख रहे हैं, बट बैंक की बुक में अभी भी 100 दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का चेक अभी इनकैश नहीं हुआ है कस्टमर के द्वारा, पार्टी के द्वारा जिसको आपने चेक इशू करा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ होगा, नथिंग हैपेंड। क्यों नहीं हुआ होगा अब बताओ? क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिया आपने 100, ठीक है। अब वो बिजनेसमैन क्या अपनी बुक्स में कर रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? सीधी बात है ना, क्योंकि और ऐसे भी एडजस्टमेंट जब कोई हुई नहीं तो रिवाइज बैलेंस तो कुछ भी होगा, 100 का 100 ही रह जाएगा। ऐड और लेस टू मैच द कैशबुक विद पासबुक। अब आपको ऐड और लेस करना है, और आपको रिमेंबर रखना है कि ऐड और लेस इस तरीके से करना है कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मिल जाए। पहले सिचुएशन में आपने लिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 100 और आपका बैलेंस है 90, तो आपको क्या करना होगा? 10 रुपए ऐड कर देना होगा कैशबुक में। पासबुक का 100 है, अब आपका कैशबुक का 90 है, और आपको चेंज तो स्टार्टिंग पॉइंट में करना होता है जो कि कैशबुक है, तो आप 10 को ऐड कर दोगे। तो हमने लिखा है ऐड ₹10 टू मैच विद द पासबुक बैलेंस ऑफ ₹100। चलो, ओवरड्राफ्ट है, बैंक में ओवरड्राफ्ट 100 ही है, बट आपके बुक में 110 हो गया क्योंकि आपने 10 रुपए के चेक इशू करे। तो आप क्या करोगे? चेंजेस आपको कैशबुक में ही करना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, कैशबुक में ही करना है, तो आप क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे 10 रुपए। समझ में आई आपको बात? ठीक, तो 100 हो जाएगा ओवरड्राफ्ट आपके, मतलब कैशबुक में भी, पासबुक में ऑलरेडी 100 रुपए है। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में आपका 100 रुपए है, यानी कि बैंक में पैसे जमे हैं 100 रुपए आपके, तो और बुक से 10 रुपए का इशू कर दिया गया है चेक। तो अब कैशबुक में क्या हो रहे होंगे बैलेंस? 90 रुपए, क्योंकि चेक इशू हो चुका है। पासबुक में कितने हैं? 100 रुपीज। तो आप क्या करोगे? आपको चेंज पासबुक में करना है, तो पासबुक को कैशबुक से मिलाना है, तो 90 करना होगा, तो 10 माइनस कर दो आप। तो रिड्यूस ₹10 टू मैच विद द कैशबुक बैलेंस ऑफ 90। यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस 90 क्यों लिखा हुआ? क्योंकि चेक इशूड हुआ होगा तो कैशबुक से 10 रुपए बैंक को क्रेडिट किया होगा, तो फिर वो 90 हो गया होगा 100 से, ठीक है। अब देखिए चौथा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट है, पासबुक पे 100 है और कैशबुक में 110 है, तो अब पासबुक को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आप पासबुक में ऐड कर दोगे 10 रुपए, तो ओवरड्राफ्ट 110 रुपए का हो जाएगा, और कैशबुक में तो ऑलरेडी है।
अब मैं एक बोनस चीज दे रहा हूं रटने वाले बच्चों के लिए, अब आप इसको याद कर लो। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, सेम रीजन ऑफ डिफरेंस। सेम रीजन ऑफ डिफरेंस का मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक में ऐड होता है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक में लेस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में अगर लेस होता है तो फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में ऐड होता है। हैप्पी रीडिंग, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।